गुड इवनिंग बच्चों। सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए आपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट किया, फिर आपने द कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लीट किया, फिर आपने एलएलपी एक्ट 2008 कंप्लीट किया और उसके बाद आप पार्टनरशिप एक्ट में हैं और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपने यूनिट 1 कंप्लीट किया। यूनिट 1 के अंदर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के एसेंशियल और डिफरेंस पार्टनरशिप का अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ किया। यह करने के बाद हम अपने यूनिट 2 में आए। अगर हम लोग केस स्टडी यूनिट 1 से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और यूनिट 3 से केस स्टडी की बात करें कि अगर आपसे पार्टनरशिप में वो केस स्टडी पूछेंगे, ऐसे एग्जामिनेशन में अगर पार्टनरशिप का केस स्टडी आता है तो यूनिट 2 से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं यूनिट 2 में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ना है बेटा हम लोगों को रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल राइट ड्यूटीज पढ़ेंगे पार्टनर्स, रिलेशन पढ़ेंगे पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ, हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर इम्प्लाइड अथॉरिटी की बातें कि क्या क्या ऐसे एक्ट है, क्या ऐसे काम है जो पार्टनरशिप में इम्प्लाइड है, जो कोई भी पार्टनर कर सकता है। इम्प्लाइड है कि भाई यू हैव द पावर, यू हैव द अथॉरिटी टू डू जो भी कॉमन कमर्शियल ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, जो डे टू डे अफेयर होगा, जो कंडक्ट होगा, जो मैनेजमेंट होगा, क्या वो करने का अधिकार सबको है इम्प्लाइड अथॉरिटी? क्या कुछ ऐसे हैं जो बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी है? बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी है मतलब ये काम आप खुद से नहीं कर सकते कि भाई एक्ट ने कहा या एक्ट में लिखा है तो कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा पार्टनर्स को बेटा एक्सप्रेस अथॉरिटी दी जाएगी, आपको एक्सप्रेसली अथॉरिटी दी जाएगी कि आप ये काम करें तो ही आप ये काम कर सकते हैं। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, जहां हम देखेंगे कि कहां रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भैया ये ऑर्डिनरी काम नहीं है, ये रोजमर्रा का काम नहीं है, ये डे टू डे अफेयर्स नहीं है जो आप कर सकते हैं, ये वो काम है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसके लिए अगर आपको एक्सप्रेसली अथॉरिटी दी जाएगी, डेलीगेशन दिया जाएगा तो ही आप काम कर सकते हैं। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, पार्टनरशिप में जाना हो, तो क्या ये रोज का काम में जाना हो, कॉम्प्रोमाइज में जाना हो, कोई क्लेम एडमिट करना हो, तो क्या रोज का काम है क्या पार्टनरशिप का? बोल रहा है नहीं। तो इसके बैंक अकाउंट ओपन करना हो तो क्या ये हमारा ऐसा काम है क्या जो कोई भी कर सकता है? बोल रहा है नहीं। तो इसके लिए डेलीगेशन किया जाएगा, इसके लिए आपको अथॉरिटी दी जाएगी कि भैया मिस्टर ए आप ये काम ऑन दी बिहाफ ऑफ फर्म करें, और अगर आफ्टर गेटिंग अथॉरिटी मिस्टर ए ये काम करते हैं तो ही उनके इस एक्ट के लिए फर्म या दूसरे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। अपनी मर्जी से काम करते हैं तो इसके लिए दूसरे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब जो भी करेगा वो उसका प्रिंसिपल भरेगा, इज द रूल। जहां भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है वहां रूल चलता है कि जो भी एजेंट करेगा वो प्रिंसिपल भरेगा। तो भाई पार्टनरशिप तो म्यूचुअल एजेंसी है। अगर हम 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, और ए जो है जो भी काम बी और सी के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में करता है उसके लिए तो सारे पार्टनर्स जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या एक्सटेंशन करेंगे कि भैया ये चलो तुम्हारी इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये इम्प्लाइड नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे एडमिशन बाय पार्टनर, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी,
लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर गोइंग इन एंड गोइंग आउट, पार्टनर आता है या जाता है तो भैया उसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, परिणाम है, वो देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, एक्सपल्सन, इंसॉल्वेंसी और डेथ। तो एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 2 के कंटेंट को। यूनिट 2 पार्टनरशिप का सबसे बड़ा यूनिट है, पढ़ने में टाइम भी लगेगा, केस स्टडी भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए, लेट्स बिगिन। पहला जो टॉपिक है वो है ड्यूटीज एंड राइट ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है भैया, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर है क्या? तो चलिए शुरू कीजिए ड्यूटी। एक बार रीड करें तो क्या ड्यूटी दिख रही है? एक एक करके पहले हम ड्यूटीज पढ़ेंगे, फिर हम राइट्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप में। पार्टनर्स की ड्यूटीज देखिए, पार्टनर्स के राइट देखिए, और राइट और ड्यूटीज में एक दो केस स्टडी है वो भी देखेंगे हम। तो आप देखिए क्या है पहला ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो चलो बेटा शुरू किया जाए ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में आपने कहा कि सेक्शन 9 of the partnership act lays down that all the partners are bound। क्या करने के लिए बाउंड है बेटा? all the partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage। सारे पार्टनर्स बाउंड है कि इस तरीके से आप पार्टनरशिप में काम कीजिए जिससे ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो भाई। पार्टनरशिप में सबका साथ सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। तो क्यों हम मिलके और पार्टनरशिप में इस तरीके से काम करें कि हमारा बिजनेस खूब फ्लोरिश हो, हम ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज करें। क्योंकि जितना ज्यादा पार्टनरशिप में हम लोग परफॉर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा सारे पार्टनर्स को फायदा होने वाला है। तो टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू बी जस्ट एंड faithful to each other, to be just and faithful to each other। एक दूसरे पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है भाई। जस्ट फेथफुल होना है, मतलब एक दूसरे पे भरोसा है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, तभी तो हम पार्टनरशिप में हैं। तो इसने कहा कि भाई आप बाउंड है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम कीजिएगा, आप बाउंड है कि जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे, एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस करेंगे। टू रेंडर टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव द ट्रू अकाउंट। ट्रू अकाउंटिंग बताएंगे भैया, जो पार्टनरशिप में हो रहा है यही सच्चाई है। प्रॉफिट हो रहा है तो इतना, लॉस हो रहा है तो इतना, जो भी हो रहा है ट्रू अकाउंटिंग है। टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग अफेक्टिंग द फर्म। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले
वो पूरा बताइए, फुल डिस्क्लोजर कीजिए सारे इंफॉर्मेशन का जो आपको मिला है, जो आपने कहीं से भी ऑब्टेन किया है। ड्यू टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। मान हमारा पार्टनरशिप है जिसमें हम 3 पार्टनर है एबीसी, एक फ्रॉड कर दी, तो अगर फ्रॉड किया, फ्रॉड क्या होता है भैया, सोची समझी साजिश, जानबूझ के हमने कुछ फैक्ट छुपाया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, इंटेंशनली किया, बाकी पार्टनर्स को लॉस पहुंचाने के लिए किया। तो अगर मेरे फ्रॉड करने के कारण मेरे दूसरे पार्टनर्स को और फर्म को लॉस होता है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उस लॉस को गुड बनाऊं, मतलब उस लॉस को बियर मैं करूं, उनको लॉस ना होने दूं। मेरे फ्रॉड के कारण मेरे किसी पार्टनर को या मेरे फर्म को अगर नुकसान होता है, तो ये मेरी ड्यूटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको सही करूंगा और नुकसान नहीं होने दूंगा। मतलब अगर मैंने फ्रॉड किया तो मेरी पर्सनल लायबिलिटी, सिर्फ मेरा नुकसान होगा, मेरे किसी पार्टनर को और फर्म को कोई मैं नुकसान होने नहीं दूंगा। ड्यूटी है इंडेमनिफाई करने की। इंडेमनिटी क्या होता है, टू मेक द लॉस गुड, जो भी लॉस हुआ मैं उसकी भरपाई करूंगा। यहाँ इसने बताया कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इंडेमनिफायर प्रॉमिस करता है इंडेमनिटी होल्डर को कि अगर मेरे कारण, मेरे कंडक्ट के कारण आपको कोई लॉस हो, डैमेज हो, इंजरी हो, तो मैं उस लॉस को बियर करूंगा। डोंट वरी, मैं हूं ना। फ्रॉड का मतलब इसने बताया कि जब आप इंटेंशनली गलत करते हैं, फ्रॉड हमेशा गिल्टी माइंड के साथ होता है, मेंस रिया, क्योंकि फ्रॉड हमेशा सोची समझी साजिश है। तो भैया प्लानिंग बनाने का, सोचने का काम किसका है, ब्रेन का, माइंड का। तो अगर मैं गलत कर रहा हूं तो ये गिल्टी माइंड से कर रहा हूं, मेंस रिया से कर रहा हूं, एक्टिव कंसीलमेंट अफेक्ट कर रहा हूं, चीजों को जान के छुपा रहा हूं, और मेरा मकसद है सामने वाले को डिसीव करना, चीट करना, ठगना, धोखा देना। तो अगर मैंने जानबूझ के किया है तो नुकसान सिर्फ मेरा होगा, मैं फर्म को, दूसरे पार्टनर को नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। आई विल इंडेमनिफाई। According to Section 10 of Partnership Act, every partner shall indemnify, reimburse or pay back the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of business। मैं फ्रॉड करता हूं तो जो भी नुकसान हुआ मैं उसको रीइंबर्स कर दूंगा, वापस कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा, दूसरे पार्टनर और फर्म को नुकसान नहीं होने दूंगा। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली, भैया मैं जो भी काम करूंगा वो केयरफुल करूंगा, सावधानी से करूंगा, नेग्लिजेंसी नहीं दिखलाऊंगा। मैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते समय किसी तरीके का नेग्लिजेंसी, ग्रॉस नेग्लिजेंट नहीं बनूंगा, जो भी करूंगा वो डिलीजेंस से करूंगा, केयरफुली करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी है तो क्या मैं उसका पर्सनल यूज करूं कि मैं फर्म के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूं। तो इसने कहा ड्यूटी टू यूज फर्म की प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज करेंगे, फर्म के लिए। अब गाड़ी है, मान लो हमने पार्टनरशिप में एक कार खरीदा, तो अब मेरे रिलेटिव्स अगर दिल्ली आते हैं और उनको बोलते हैं चलो भैया तुमको मथुरा घुमाए, वृंदावन घुमाए, चलो तुमको लेके चलते हैं हम आगरा, और उसमें जो है पेट्रोल भरवा के और फर्म पे के खर्चे दिखला देते, बोल रहे हैं नहीं। अब फर्म की, अगर हम फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो वो फर्म के लिए यूज करेंगे, हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Subject to contract between the partner, property of firm shall be held exclusively for the purpose of business। बात सही है, हमने पार्टनरशिप क्यों बनाया, बिजनेस करने के लिए, तो हम फर्म की प्रॉपर्टी का यूज किस लिए करेंगे, बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए।
ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डेराइव, सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आप पर्सनल प्रॉफिट डेराइव कर रहे हैं तो ये आपका पर्सनल नहीं होगा। आपने कहा कि आपकी ड्यूटी है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, फर्म के बिजनेस के लिए काम करेंगे, फर्म के लिए काम करेंगे, तो फिर आपका पर्सनल प्रॉफिट कैसे होगा? अगर आपको पर्सनल प्रॉफिट कमाना था, सीक्रेट प्रॉफिट कमाना था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप करना था, पार्टनरशिप क्यों? पार्टनरशिप का तो मतलब ही है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए तो साझेदारी की है। तो ये हमारी ड्यूटी भैया कि आप अगर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव करते हैं तो वो आपका नहीं माना जाएगा, वो किसका माना जाएगा? पर्सनल प्रॉफिट। मैंने अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच लिया, सीक्रेट प्रॉफिट दूसरे को बताएंगे नहीं, छुपाएंगे। जैसे ही फर्म को दूसरे पार्टनर को पता चला वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो प्रॉफिट किसका हो जाएगा? फर्म का। If a partner derives any profit for himself from any transaction of firm, from the use of property या बिजनेस ऑफ द फर्म के नाम पे, he shall account for debt and pay it to the firm। फर्म का नाम यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज करके अगर मैंने ट्रांजैक्शन करके फर्म के साथ और या किसी और के साथ फर्म के नाम पे कुछ प्रॉफिट कमाया तो वो मेरा नहीं है, वो किसका है? फर्म का। मतलब सीक्रेट प्रॉफिट मत कमाइए, पर्सनल प्रॉफिट मत कमाइए, जो भी कीजिए ना वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ड्यूटी not to compete with business of the firm। आपकी ड्यूटी है कि किसके बिजनेस के साथ? फर्म का जो बिजनेस है आप सेम धंधा मत कीजिए। जब फर्म में है, हम पार्टनर हैं, तो जो भी करेंगे वो फर्म के लिए करेंगे। हम फर्म से ही कंपटीशन करने लगे, फर्म के साथ ही कॉम्पीट करने लगे, जैसे ही फर्म को ये बात पार्टनर को पता चलेगी, जो भी मैंने वो काम किया होगा ट्रांजैक्शन, वो सब प्रॉफिट कमाया होगा, वो सब किसका हो जाएगा? फर्म का। एक बार रीड करिए तो ये पॉइंट सेक्शन 16 का सब सेक्शन बी क्लास बी, एक बार सारे बच्चे रीड करेंगे क्या बोल रहा है कि नॉट टू कम्पीट। हमारा फर्म जूते बनाता है, बूट मैन्युफैक्चरिंग, जूते बनाता है बेचता है, जूते बनाता है बेचता है। हम भी जूते बना के और बेचना शुरू कर दिए। क्या कर रहे हैं हम? ये हम तो फर्म के साथ compete कर रहे हैं, तो हम जो भी ये काम धंधा करके पैसे कमा रहे होंगे वो मेरा नहीं होगा, वो किसका होगा? फर्म का। मेरा नहीं होगा, किसका होगा? फर्म का।
चलो बच्चों, क्या पढ़ा आपने कि भाई ये ड्यूटी है, ये पार्टनर्स की ड्यूटी है, पार्टनर्स की ड्यूटी है नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस के साथ नहीं। हमारा फर्म क्या करता है, जूते बनाता है, बेचता है, तो आप जूते बना के बेचना मत शुरू कीजिए, नहीं तो जूते खाने का काम है ये। नॉट टू कम्पीट, कंपटीशन मार्केट से है, हमने पार्टनरशिप बनाया है मार्केट के साथ कम्पीट करने के लिए, अपने फर्म के साथ, मार्केट के साथ। तो अगर ये बात दूसरे पार्टनर्स को पता चले तो वो बिजनेस, वो प्रॉफिट तुम्हारा होगा कि किसका मान लिया जाएगा, फर्म का। यही बात बोल रहा है। नो पार्टनर कैन कैरी ऑन बिजनेस विच इज कंपीटिंग विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर को पता नहीं आप सेम धंधा कर रहे हैं। द कैरिंग ऑन सच अ बिजनेस विल हैव टू अकाउंट फॉर टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस, तो फिर ये बिजनेस करके जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो किसका मान लिया जाएगा, फर्म का, आपका नहीं होगा। Not to transfer or assign his interest in the firm. Section 29 बोलता है बेटा कि it is the duty of the partner कि not to assign his interest in the firm to a stranger without the consent of other partners. हम 3 पार्टनर हैं, A, B and C। मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है बेटा, मतलब 1/3 1/3 1/3 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मैं बी और सी के बिना कंसेंट के अपना प्रॉफिट शेयरिंग आउटसाइडर मिस्टर ई को ट्रांसफर कर सकता हूं? आंसर इज नो। भैया पार्टनरशिप जस्ट फेथफुल, पार्टनरशिप में हमारा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस था, हम तीनों में पटती थी, हम तीनों की बनती थी, हम तीनों की सहमति थी, इसलिए हमने पार्टनरशिप बनाया। अब कैसे पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर करके उसको पार्टनर बना देगा, तो हम दोनों क्या करेंगे? यही बात बोल रहा है कि क्या कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी आउटसाइडर को बिना दूसरे पार्टनर के कंसेंट के ट्रांसफर नहीं कर सकता। It is the duty of partner not to assign his interest in the firm to a stranger without the consent of all other partners. बिना बाकी सारे पार्टनर्स के कंसेंट के आप अपना जो इंटरेस्ट है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग है, वो किसी आउटसाइडर को, स्ट्रेंजर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, क्या हमारी ड्यूटी, हमें रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन थोड़ी मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग। तो अ पार्टनर इज नॉर्मली not entitled to receive any remuneration for taking part in the business. However, if the partnership agreement provide or business custom allows partner can be given remuneration. हमें remuneration नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। लेकिन मान लो बेटा हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा लिखा कि जो हमारा एक्टिव पार्टनर है उसको अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट शेयरिंग हम 20,000 रुपए रेम्यूनरेशन भी पर मंथ देंगे, तो देंगे। लेकिन ये कहीं भी लिखा, अगर ये नहीं है एग्रीमेंट में, तो किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन का, सैलरी का कोई अधिकार नहीं। ये थे बेटा ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अभी आपने ड्यूटीज पढ़े, अब आप पढ़ने जा रहे हैं राइट। केवल ड्यूटी तो होगी, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी लेने के लिए हम थोड़ी पैदा हुए हैं। क्या हमने पार्टनरशिप बनाया है केवल लाइबिलिटी ड्यूटी लेने के लिए, कि कुछ पावर्स अधिकार भी हैं? बोल रहा है अधिकार भी हैं, क्योंकि ये दोनों तो साथ साथ ही आते हैं। तो पहला अधिकार क्या है, राइट ऑफ पार्टनर, subject to contract between the partner, the partnership act the following right upon the partner of the firm। ये अधिकार है पहला अधिकार है राइट
टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सारे पार्टनर्स का अधिकार है कि जो टू डे कंडक्ट में, अफेयर में, मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेशन करे। ये सबका अधिकार है। स्लीपिंग का भी क्या, स्लीपिंग पार्टनर को भी अधिकार है क्या? हाँ, स्लीपिंग पार्टनर को भी अधिकार है, लेकिन वो अपने अधिकारों को अवेल नहीं करता, इसलिए उसको स्लीपिंग या डोरमेंट बोलते हैं। पर अधिकार तो उसको भी था। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं कैपिटल लेके आऊंगा, प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी लूंगा, लेकिन मैं डे टू डे अफेयर में, मैनेजमेंट में, कंडक्ट में पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा। यही बात बोल रहा है। अधिकार तो सबको है, उसको भी था, पर उसने अपने अधिकारों को अवेल नहीं किया, इसलिए वो डोरमेंट या स्लीपिंग है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट, every partner has right to take part in the conduct of the business of the firm. Partner among themselves may agree to entrust the work management to one. लेकिन अगर हम 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, और हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि मिस्टर ए विल बी द एक्टिव पार्टनर, वो हम सबके बिहाफ में काम करेंगे, वो जो भी करेंगे वो हम सब भरेंगे, तो ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड, क्या हमें अधिकार है कि हर मैटर पे हमसे कंसल्ट किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, हमारी सहमति ली जाएगी, हमारी मर्जी? यस। एक बार रीड करेंगे तो सारे बच्चे, राइट टू बी कंसल्टेड, आप एक बार खुद से रीड कीजिए, समझ में आ रहा है क्या? राइट टू बी कंसल्टेड आपकी समझ में कुछ आ रहा है क्या बेटा? देखना तो, एक बार रीड करेंगे सारे बच्चे, फिर हम समझा देंगे अगर आपको नहीं आएगा तो। राइट टू बी कंसल्टेड, एवरी पार्टनर हैज राइट, सारे पार्टनर्स को अधिकार है टू बी कंसल्टेड एंड हर्ड बिफोर मैटर इज डिसाइडेड। कोई मैटर डिसाइड हो इससे पहले हर पार्टनर का कंसल्ट करना उनको जरूरी है। ऑर्डिनरी मैटर्स में बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मैटर्स है, डे टू डे अफेयर है, तो वो तो मेजॉरिटी ओपिनियन से सॉल्व हो जाएगा, मतलब 50% पार्टनर बोलेंगे तो हो जाएगा। बट मैटर्स फंडामेंटल, लेकिन वो मैटर जो फंडामेंटल नेचर के हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं होते, उसके लिए सर्वसम्मति, यूनिनिमिटी, 100% कंसेंट होना जरूरी है। जो ऑर्डिनरी मैटर्स है, डे टू डे वर्क है, वो तो 50% पार्टनर भी बोल देंगे, मेजॉरिटी बोल देंगे तो हो जाएगा 50 से ज्यादा।
लेकिन जो फंडामेंटल्स मैटर है, जो फंडामेंटल मैटर है, नेचर चेंज करना है बिजनेस का, प्रॉफिट शेयरिंग करनी, चेंज करनी है, फंडामेंटल नेचर हो गया। तो अगर ये सब चेंज करना है तो सर्वसम्मति, यूनैनिमिटी चाहिए, 100% पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा। वुड रिक्वायर यूनैनिमिटी, 100% कंसेंट। द मैटर विच आर टू बी डिसाइडेड बाय, कौन से मैटर है बेटा जो यूनैनिमस कंसेंट से हम डिसाइड कर रहे हैं, कौन से मैटर्स है? ये सब मैटर देखो, फंडामेंटल नेचर, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर ही चेंज करने जा रहे हैं। अभी तक जूते बनाते थे, अब पर्स बनाएंगे, नेचर ही चेंज करने जा रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर को नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करने वाला है, एडमिशन या माइनर को लेके आ रहे हैं बेनिफिट के लिए, बेनिफिशियरी बना रहे हैं। किसी पार्टनर का एडमिशन हो, नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना हो, माइनर को बिजनेस में लेके आना हो, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना हो, या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना हो, तो भैया ये फंडामेंटल है। इनके लिए 100% मेंबर का कंसेंट चाहिए, यूनैनिमस कंसेंट चाहिए, यूनैनिमिटी चाहिए। राइट टू एक्सेस टू बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का अधिकार, राइट टू एक्सेस टू बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का अधिकार। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू हैव एक्सेस एंड कॉपी एनी ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स को, सारे पार्टनर्स को ये अधिकार है, बुक्स देखना है, रिकॉर्ड देखना है, सब देख सकते हैं, उसकी कॉपी मांग सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट, आपको पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होना तो जरूरी है, पार्टनरशिप होने के लिए एसेंशियल है, तो ये सारे पार्टनर्स का अधिकार है टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर प्रॉफिट। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर इक्वली एंड टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग करना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग करना होगा। जो रेशियो आप चाहे डिसाइड कर लें, अगर आप नहीं डिसाइड कर पाते तो इक्वल शेयरिंग हो जाती है प्रॉफिट लॉस की। However, they may agree to share the profit in the some other ratio. Did में अगर एग्रीमेंट करके कोई और अदर रेशियो कि चलो 3:2:1 रखेंगे तो ठीक है, अगर नहीं डिसाइड किया तो भैया इक्वल शेयरिंग होगी। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Every partner has right to interest on capital. if सारे पार्टनर्स को अधिकार है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ सो अग्रीड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, अधिकार है कि आप जो कैपिटल लेके आए उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल को वो आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली मिलता है। अगर लॉस हो गया है फर्म को में तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, क्या पार्टनर्स को अधिकार है कि वो जो एडवांस दिया है, लोन दिया है, उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, अब पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट कितना, 6% इन एक्सेस ऑफ अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल मेड फॉर द पर्पस। कितना? कैपिटल पे 6% का, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस तो आप लॉस से भी दे सकते हैं, लॉस हुआ है उस समय भी दे सकते हैं, लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब फर्म को प्रॉफिट हुआ। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, अधिकार है कि मुझे पार्टनरशिप से कोई नहीं निकाल सकता, ये मेरा अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप एंड every partner has right to continue on partnership and not to be expelled from the firm। ये अधिकार कि मैं पार्टनरशिप में कंटिन्यू करूंगा, मुझे निकाल नहीं सकता है कोई। every partner has right to continue in the partnership and not to be expelled, and not to be expelled। every partner has right,
एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड। अधिकार है कि मैं पार्टनर्स में कंटिन्यू करूंगा, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। राइट टू प्रिवेंट द इंट्रो, अधिकार है कि मैं रोक सकता हूं, प्रिवेंट कर सकता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर मेरी सहमति नहीं ली गई है, मुझसे पूछा नहीं गया है, तो मैं किसी भी पार्टनर का इंट्रोडक्शन नहीं होने दूंगा, रोक दूंगा। Every partner is entitled to prevent admission of new partner in the firm. Right to indemnify, अगर मेरे कारण, मेरे फ्रॉड के कारण मेरे दूसरे पार्टनर्स को अधिक नुकसान हुआ था, फर्म को नुकसान हुआ था, तो मैंने इंडेमनिफाई किया था। मेरी ड्यूटी थी कि मैं रीइंबर्स करूं, उनको लौटाऊं वो नुकसान। तो मेरा अधिकार है कि अगर मुझे किसी और पार्टनर के कारण लॉस हुआ तो मैं भी इंडेमनिटी मांगूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरा नुकसान भरो, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। अधिकार, every partner has right to claim indemnity from the firm in respect of payment made or liability incurred by him in the ordinary or proper conduct। मैं proper conduct कर रहा था, मेरा कुछ पैसा खर्च हो गया, नुकसान हो गया, तो चलो मेरा अधिकार है, मुझे लौटाओ। In doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case similar circumstances। मान लो मेरी प्रॉपर्टी में आग लग जाए, तो मैं आग बुझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर फर्म का कोई प्रॉपर्टी हुआ, उसमें नुकसान हो गया, तो मुझे वही वैसे ही कोशिश करनी चाहिए जैसे मैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए करूंगा। और अगर ऐसा करने में, अब देखो आग लग गया, अब मेरी प्रॉपर्टी में आग लग जाता, तो हम की फायर ब्रिगेड को फोन करते, उसको बुलाते, पैसे देते। तो अगर फर्म में आग लग गया था, ऑफिस में नुकसान हो रहा था, तो मैंने फोन किया फायर ब्रिगेड को, वो आया, मुझे पैसे देने पड़े, तो ठीक है, इमरजेंसी में मैंने बचाने के लिए फर्म को कोई काम कर दिया, तो जो भी मेरा खर्च होगा फर्म से ले लेंगे। यहाँ एक्सपल्सन का क्वेश्चन शुरू हो गया है। एक्सपल्सन का क्वेश्चन शुरू हो गया है, सेक्शन 33। राइट टू डिसॉल्व द फर्म, ये भी अधिकार है कि मैं फर्म का डिसोल्यूशन करा सकता हूं अगर पार्टनरशिप एट विल था। याद है आपको, पार्टनरशिप एट विल में मैं नोटिस देके सारे पार्टनर्स को रिटन में अपना इंटेंशन बता के कि मैं फर्म का डिसोल्यूशन चाहता हूं, मैं फर्म डिसॉल्व करा सकता हूं, वही बात लिखी हुई है। राइट टू रिटायर, मेरा अधिकार है कि मैं रिटायर हो सकता हूं। पहला, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर in accordance with the term of the deed by giving notice to all other partner of his intention। रिटायर हो सकता हूं, मुझे अधिकार में रिटायर हो सकता हूं सारे पार्टनर के कंसेंट से, या पार्टनरशिप में जैसा लिखा हुआ है, या पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देके अपना इंटेंशन बता दिया, नोटिस दे दिया कि मैं इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करूंगा और डिसॉल्व। और राइट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस आफ्टर, और रिटायरमेंट के बाद मैं सेम काम जो फर्म का है वो करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको फर्म का नाम यूज नहीं करना, फर्म का बिजनेस कनेक्शन नहीं यूज करना, फर्म की और सेम लोकेलिटी में नहीं करना। बाकी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्म चाहे तो आप पे इस तरीके का रेस्टोरेंट लगा सकता है कि इतने दिन तक इस एरिया में ये काम नहीं करना, वैलिड है रेस्ट्रिक्शन। एक बार पढ़ेंगे, every outgoing partner has right to carry on competing business under certain condition। कंडीशन यही है सेक्शन 36 में। आप जाइए फर्म छोड़ के, और जो काम फर्म का आप करना चाहते हैं कीजिए, फर्म का नाम यूज नहीं करने देंगे, फर्म का बिजनेस कनेक्शन नहीं यूज करने देंगे। ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इसी लोकेलिटी में 1 साल तक नहीं करने देंगे, वैलिड है। तो ये थे ड्यूटीज एंड राइट, ये थे ड्यूटीज एंड राइट। अब यहाँ ड्यूटी और राइट से 2 सेक्शन निकलेंगे।
सेक्शन 33 एक्सपल्सन का और सेक्शन 36 कॉम्पिटिंग बिजनेस का कल की क्लास में करेंगे और उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। आज सारे बच्चे पूरे राइट और ड्यूटी को एक बार याद कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। अगर बहुत किस्मत खराब हो गया किसी टर्म में, जो कि होता है इसे एग्जामिनेशन में, तो वो आपसे राइट ड्यूटी पूछेंगे। 2 केस स्टडी है यहाँ, सेक्शन 36, 33, 27 का कनेक्शन, वो हम सेक्शन के साथ पढ़ाएंगे। तो आज आपने राइट और ड्यूटी पढ़ा, ये आज के आज डेली का डेली जो हम लोग पढ़ते हैं आप पढ़ के कंप्लीट करते चलें तो आसान होगा। और कल फिर मुलाकात होगी आपसे 8 बजे। तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।